बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मुझे एक मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, मालूमों में हमारे साथ नज़दीक रहते थे पहले। तो उन्होंने कल मुझे अपना एक लेटर भेजा, जो लेटर उनको माइग्रेशन वर्कर की तरफ से रिसीव हुआ था। उन्होंने कुछ अर्सा पहले पीआर के लिए अप्लाई किया और पीआर अप्लाई करने के बाद माइग्रेशन वालों ने उनको एक लेटर लिखा कि ये चीज़ें हमें चाहिए आपकी तरफ से। जो चीज़ें उन्होंने मांगी कुछ तो रीज़नेबल थी, कुछ चीज़ें तो बहुत अजीब सी थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि इस तरह की कोई चीज़ भी वो इमिग्रेशन वाले आपसे मांग सकते हैं। तो मेरे दोस्त को भी एक थोड़ा सा शॉक सा लगा, तो उसने मुझे लेटर भेजा। उसने कहा जी आप इसके ऊपर वीडियो बनाए ताकि जो बाकी लोग हैं जिन्होंने पीआर के लिए अप्लाई करना है उनकी मालूमात में थोड़ा सा इजाफा हो कि उनसे आजकल वो क्या क्या मांग रहे हैं और क्या क्या मांग सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल का जो उनके पास जो लेटर आया हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा कि मैंने उससे पूछा नहीं कि मैंने आपका नाम बताऊँ, वरना वो अदब की खिलाफ वर्जी है ये वाली। बहरहाल बहुत मोहतरम है, मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, मुझे अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजते हैं और मैंने काफ़ी हद तक उनके मशवरों पर अमल भी किया है और वो शुरू दिन से पहले दिन से मेरी वीडियो को देखते आ रहे हैं। एक्चुअली उनका ताल्लुक वो आए हैं, वो ग्रीस से आए हैं, ग्रीस के परमानेंट पेपर भी यहाँ पे आए हैं। तो ये आपके बैकग्राउंड में रहे कि जो ग्रीस से आए हुए उनके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या चीज़ मांगी जा सकती है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उन्होंने उसको कहा जी कि जो पेपर आपने पहले जमा कराया वो ठीक है, अब आपने अगर जॉब वगैरह को चेंज कर लिया, अगर नया जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी आप साथ दे दें। अब इनका क्या है कि ये आए थे, इन्होंने जॉब के लिए पेपर जमा कराए, जॉब भी रेगुलर कर रहे हैं, प्लस ये अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो जॉब के पेपर थे उसके पे पीआर के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसके साथ उन्होंने बिजनेस के पेपर भी साथ दे दिए कि मेरे पास ये बिजनेस की आमदनी भी है। तो बिजनेस की आमदनी के लिए उन्होंने कहा जी कि आप हमको फर्दर डिक्लेरेशन बिजनेस की दें, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भेजें, फर्दर चीज़ें भेजें। मैं जा रहा हूँ सिर्फ जो जॉब वाला एरिया है मैं उसकी तरफ अपनी तवज्जो मबजूल रखूँगा, इसलिए जो जॉब वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये वाला। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स भेजें, या अगर आप बिजनेस वाले हैं तो जिस तरह ये वाला है तो इसके लिए दोनों चीज़ें मांगी हैं। बिजनेस में भी 3 बैंक स्टेटमेंट्स लास्ट 3 मंथ्स की वो भी भेजें साथ, 3 सैलरी स्लिप और बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद उन्होंने बोला जी इस नए साल की जो टैक्स डिक्लेरेशन है ये अगर आपने नहीं दी हुई तो ये भी आप एक्स्ट्रा भेजें, जिसमें आपका नाम और एम्प्लॉयर का नाम भी मस्ट हो कि आपको किस एम्प्लॉयर से कितने पैसे आए थे। स्काते वरकत से ये बनेगा टैक्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। स्काते वरकत वाले जब बना देते हैं तो उसके ऊपर वो स्टैंप भी लगा के देते हैं साथ, अगर वो स्टैंप के बगैर है तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप अपने जिसके पास आप काम करते हैं, जो आपका आजिर है या कंपनी है या मालिक है, किसी भी नाम से आप उसको पुकार लें, उसकी तरफ आपका एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो आपको बताए कि आपके पास से वो काम कर रहा है, कब से काम कर रहा है। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट सर्टिफिकेट की गिला था जिसमें आपकी पिछले पूरे साल की सैलरी का जिक्र हो कि आपने इतना उसके बंदे से कमाया है। अब एक चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा, पहले ये डिक्लेरेशन नहीं मांगते थे, अब जो चीज़ इस दफ़ा उन्होंने मांगी है और भी मजीद चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। उन्होंने क्लियर कहा जी आप फॉर सेकंड कासन से लेटर लेके आए जिसमें आप ये बताएंगे पिछले 5 साल से आपने बूस्तर बिदराक नहीं मांगा, यानी कि मकान के लिए आपने कोई अलाउंस नहीं मांगा पिछले 5 साल से। पहले हम ये सोचते थे कि जो फॉर सेकंड कासन वाले वो सिर्फ 2 साल का लेटर इशू करते हैं, उससे पहले का रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन वाले कह रहे हैं कि आपने पिछले 5 साल का पूरा रिकॉर्ड लेके आना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप हमें मकान के डॉक्यूमेंट्स दें। अगर आपका मकान किराए पे है तो रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लेके आएँ। आप ये बताएं कितना आप उनको रेंट दे रहे हैं। एक दूसरे दोस्त से बात हुई तो उसने कहा जी कि उन्होंने उनसे बैंक स्टेटमेंट मांगी है कि आप बैंक स्टेटमेंट दिखाएं कि आप इस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपने जब रेंट पे करते हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट में नज़र आना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आपका नाम लाजमी नज़र आना चाहिए। जिनके पास नया मकान का कॉन्ट्रैक्ट है वो बैंक स्टेटमेंट साथ लगा के भेजें ताकि उनसे पता चले उनको कि ये वाकई किराया पे कर रहे हैं, वरना उनको शक होता है कि ये नया मकान का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 2 नंबर है। उसके बाद उन्होंने कहा जी प्लस उन्होंने कहा अगर आपने मकान ख़रीदा है तो जो मकान ख़रीदने के जो परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है मेरे दोस्त के पास
खरीदा हुआ मकान है। उन्होंने कहा जी आप परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट भेजें, उसके बाद उस मकान पे आप कितना आओ गिफ्ट देते हैं, मंथली आपका कितना खर्चा आता है, जिसमें हीटिंग वगैरह के साथ लिखा हो कि हीटिंग शामिल है या नहीं शामिल है। अगर हीटिंग शामिल नहीं है तो हीटिंग आप बताएं, हीटिंग आप कितना खर्चा कर रहे हैं, प्लस आप जो बैंक से अगर लोन लिया हुआ तो उस लोन पे आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितनी किस्त दे रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये चीज़ें मकान की लाजमी, अगर आपने मकान खरीदा हुआ भी है तो उसमें आपके पास एक पेपर होता है, जिस तरह मैंने भी लगाया था, उस पेपर में लिखा होता है कि आपका जो मंथली खर्चा है वो कितना आ रहा है, वो चीज़ सारी शामिल है इसमें। यानी कि मकान में हर चीज़ आपने, प्लस उन्होंने कहा जी उसमें कितने कमरे हैं ये भी लिखा होना चाहिए। अगर आपने मकान खरीदा हुआ है, परचेजिंग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आओ गिफ्ट हो गया, हीटिंग का खर्चा हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और रूम्स कितने हैं उस मकान में, ताकि देखा जाए वो फैमिली जो उस फैमिली के लिए वो वाकई अफोर्डेबल है या नहीं है। उसके बाद जो स्ट्रेंज चीज मांगी, उन्होंने कहा जी आप पिछले पूरे 5 साल का हमें लिख के दें, दिनों के हिसाब से, मंथली और सालों के हिसाब से, डेटों पे लिख दें किस तारीख को आप बाहर गए थे, किस तारीख को आप वापस आए थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने कहा जी स्वीडन से बाहर आप कब गए थे। आप स्वीडन से बाहर वो काउंट करते हैं कि आप यूरोपीय यूनियन के किसी भी मुल्क में गए हैं तो वो भी स्वीडन से बाहर जाना ही है इनके लिए। अब ये मेरे दोस्त गए थे यूनान में। अब यूनान में जाने वाले बाज़ लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जब वो वहाँ से आउट होते हैं, ये इन होते हैं, तो वहाँ पे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है। यहाँ पे कोपेनहेगन से स्टैंप नहीं लगती, तो एक साइड पे स्टैंप है, एक साइड पे स्टैंप नहीं है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम। उन्होंने कहा जी कि आपके पासपोर्ट की हमें समझ नहीं आ रही, आप कब गए हैं, कब आए हैं, पासपोर्ट की स्टैंप पे आपकी इस तरह लगी हुई है। तो उन्होंने कहा जी आप हमें डे बाय डे लिख के दें, कितना अरसा रहे हैं, क्या कुछ किया आपने, और उसमें स्वीडन से बाहर यूरोपीय यूनियन के अंदर है वो भी बताएं कि आप यूरोपीय यूनियन के अंदर कितना अरसा रहे हैं। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा आप पाकिस्तान या यूरोपीय यूनियन से बाहर किधर गए हैं, यूरोपीय यूनियन के अंदर का अरसा भी उन्होंने स्वीडन से बाहर का काउंट करना है। अब आप कितने दिन रह सकते हैं, कितने महीने रह सकते हैं, मैं आपको वीडियो के एंड में वो भी बता रहा हूँ इस चीज़ में। अब चीज़ क्या है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी जो प्योर है, जो उन्होंने आखिर में खुलासा रखा लेटर का, उसमें कहा जी कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। सफिशिएंट फंड्स मीन आपके पास सैलरी वगैरह सारी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें जिस तरह पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कितनी सैलरी हो, कितने फ़र्द, घर के फ़र्द है, उस हिसाब से। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसमें उन्होंने क्लियर एक और चीज़ लिखी है, ये भी फर्स्ट टाइम उन्होंने लिखा है कि आप सोसाइटी के ऊपर बर्डन ना हो। जब आप कहते हैं सोसाइटी के ऊपर बर्डन ना हो, पहले तो ये छुप छुपा के होता था कि वो आपसे पेपर मांग लेते थे, लेकिन आपको खुल के नहीं बोलते थे कि वो इस चीज़ के लिए चेक कर रहे हैं। अब वो खुल के बोल रहे हैं कि आप सोसाइटी के लिए बर्डन ना हो। आप फॉर सेकंड कासन से लेटर लाए, बूस्तक बिदराक, कभी का आपने बूस्तक बिदराक 5 साल से नहीं ली, सोसाइटी के लिए बर्डन हो, इसका मतलब है आपने सोशल भी नहीं ली हुई। अगर आपने सोशल ली हुई है, या बच्चों के लिए आपने एक्स्ट्रा हेल्प ली हुई है, या आपने बूस्तक मकान के लिए अलाउंस लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पेपरों में प्रॉब्लम कर रहा है। ये इमिग्रेशन वालों ने खोल के लिखा है कि आप सोसाइटी के लिए यानी कि स्वीडिश माशरे के लिए आप बोझ नहीं है। उसके बाद 5 साल आप बगैर इंटरप्शन के स्वीडन के अंदर रह रहे हैं। जब आप बगैर इंटरप्शन के स्वीडन के अंदर रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 साल में 6 महीने से ज़्यादा अरसा कंटिन्यूस बाहर न रहे हो। टोटल आप 5 साल में 10 महीने से ज़्यादा आप स्वीडन में बाहर न रहे हो। बेशक आप 10-10 दिन के लिए जाते रहे, लेकिन आपका 5 साल में 10 महीने से ज़्यादा आपने बाहर नहीं रहना। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा अगर ये सारी चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करते हैं तो हम आपको 5 साल का परमानेंट पेपर देते हैं। अगर आपकी कुछ चीज़ें इसमें से कम है तो हम उसको मेरिट पे डिसाइड करेंगे। उसमें 2 डिसीजन उन्होंने कहा जी हम आपको दे सकते हैं। एक डिसीजन तो ये कि हम अगले 5 साल के आपको पेपर दे सकते हैं, अगर नहीं तो हम आपको डिपोर्टेशन लेटर दे सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ है सोसाइटी में बर्डन होना, बूस्तक बिदरा का मांगना, मकान के पेपर सारे मांगना, ये चीज़ें आज से 1 साल पहले इतनी सख्त नहीं थी जितनी सख्ती से अब हो रहा है। खास तौर पे जब आपका मकान आपने रेंट पे लिए हुआ है तो आप कोशिश करें जो रेंट है वो आप बैंक के थ्रू पे करें, बेशक वो सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। तो बैंक के थ्रू रेंट पे करने से आपके पास एक सबूत होगा कि जो आपने मकान का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है वो ठीक लिया हुआ है।
मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।